ओके। सो आज का टॉपिक है बेसिकली हमारा द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसको एक ही क्लास में खत्म करेंगे हम लोग। सो द लिविंग वर्ल्ड, तो व्हाट इज लिविंग, लिविंग बीइंग से क्या समझते हो? तो देखो, पांच मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। ये पांच जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इन कैरेक्टरिस्टिक जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फाइव मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिविंग बीइंग होने के फाइव मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, वो क्या क्या है? पहला है हमारा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ठीक है, these are the five main characters of a living organism और of any organism। ठीक है, तो जो पहला दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स या फीचर नहीं बोलते। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं मानते। अब क्यों नहीं मानते? तो उसका रीजन ये है कि जो तुम्हारा ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर एक्सेप्शंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो जिस भी चीज के अंदर एक्सेप्शन प्रेजेंट होता है ना, उसको हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोलते किसी इंडिविजुअल का। ठीक है, जिस चीज के अंदर एक्सेप्शंस नहीं प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में हमारा क्या क्या आएगा? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ये जो तीन चीजें हैं, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर या फीचर मानते हैं हम लोग। क्यों? ठीक है, क्योंकि द कैरेक्टर विच हैज नो एक्सेप्शन इज कॉल्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। ठीक है, उस कैरेक्टर्स, जिस कैरेक्टर्स के अंदर कोई भी एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो मेन फाइव कैरेक्टर्स क्या क्या है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। थर्ड वन इज योर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये तीनों जो होता है, ये तीनों होती है हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, ना वन बाय वन देखते हैं कि ये सब होता क्या क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज ग्रोथ? बेसिकली बेसिकली इंक्रीज इन मास और ओवरऑल साइज ऑफ अ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, या तो किसी के मास में ग्रोथ या उसके ओवरऑल साइज, टिश्यू साइज में ग्रोथ होता है ऑर्गेनिज्म के, तो उसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी उसका मास बढ़ेगा या उसका ओवरऑल टिश्यू का साइज बढ़ेगा किसी ऑर्गेनिज्म का, या फिर इस टिश्यू का कोई पार्ट का साइज बढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, अब ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। ठीक है, किसी ऑर्गन में भी ग्रोथ हो सकती है, किसी सेल में भी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, और वो इरिवर्सिबल होती है। ग्रोथ जो होगी वो इरिवर्सिबल होगी, यानी कि अगर एक बार ग्रोथ हो गया है तो वो वापस ऐसा नहीं होगा कि उसकी ग्रोथ खत्म, मतलब वो ग्रोथ वापस रिवर्स नहीं हो पाएगी। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म का सेल अगर इतना बड़ा हो गया है, मान लो अर्लियर ये इतना बड़ा था, ठीक है, उससे वो इतना बड़ा उसका सेल साइज हो गया, ठीक, तो अब वापस ये इस फेज में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। ठीक है, अब ग्रोथ क्यों होता है? तो ग्रोथ बेसिकली रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, जब सिंथेटिक रिएक्शंस या एनाबॉलिज्म इज मोर देन दैट ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस और कैटाबॉलिज्म, ग्रोथ अकर्स। देखो, एनाबॉलिज्म क्या होता है? नाम से ही समझो, एना मीन्स एडिशन एंड कैटा मीन्स रिडक्शन। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म में होता है कि एडिशन होगा। ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है? हमारा एनाबॉलिज्म के अंदर हमारा एडिशन होता है। ठीक है, तो ग्रोथ बेसिकली मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। मतलब अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, मतलब एडिशन ज्यादा हो रहा है सिंथेटिक रिएक्शंस में, तो ग्रोथ होगा। कंपेयर टू दैट डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस या कैटाबॉलिज्म कम होगा इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो ग्रोथ में क्या होगा कि जो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म होता है वो उसकी वजह से होता है, और जब सिंथेटिक रिएक्शंस यानी कि एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा, तो उसको उस केस में ग्रोथ होगा। और जब कैटाबॉलिज्म होगा, तो उस केस में ग्रोथ, कैटाबॉलिज्म कम होता है ग्रोथ के केस में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ओके गाइस, तो ग्रोथ में बेसिकली एनाबॉलिज्म ज्यादा होता है कंपेयर टू दैट, कैटाबॉलिज्म कम होता है, ठीक है। अब ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के ग्रोथ्स होते हैं, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या समझ रहे हो, इंटरनल ग्रोथ होगा, ठीक है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब आउटसाइड द बॉडी ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है, द ग्रोथ, दिस ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो बॉडी में ग्रोथ होगा उसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिव ग्रोथ। अंदर के कहने का मतलब क्या है कि जो सेल में ग्रोथ होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, या सेल या टिश्यू ग्रो करेगा उसको इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। दिस ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है कि आउटसाइड द बॉडी होगा, इंट्रिंसिक इनसाइड हुआ और एक्सट्रिंसिक उसका ऑपोजिट होता है, आउटसाइड होता है, ठीक है। दिस ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी विच मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस, ठीक है। किसी भी बॉडी सरफेस पे अगर मटेरियल का, मान लो ये किसी की बॉडी सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर अगर एक्यूमुलेशन हो गया किसी मटेरियल का, तो जो ग्रोथ हुआ उसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब जो एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ ग्रोथ होती है वो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई रॉक है, रॉक के ऊपर किसी चीज का एक्यूमुलेशन हो गया तो ऑब्वियसली बड़ा दिखेगा, या मान लो माउंटेन्स रहता है, माउंटेन के ऊपर स्नोफॉल हुआ तो स्नोफ्लेक्स की वजह से इसका साइज बड़ा दिखने लगता है। तो ये तो एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, लेकिन जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, यानी कि सेल लेवल पे ग्रोथ हो रही है, टिश्यू लेवल पे ग्रोथ हो रही है, तो उस टाइप की ग्रोथ को इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। अब फर्दर दो टाइप्स के और ग्रोथ होते हैं, एक होता है हमारा इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, दूसरा होता है डिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है कि जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, ठीक है। और जो डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है वो लिमिटेड ग्रोथ होता है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या हो गया कि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्रोथ हुए जा रही है थ्रू आउट, मतलब पूरी जिंदगी ग्रोथ हो। लेकिन डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होता है कि लिमिटेड ग्रोथ होता है, ठीक है। कुछ एज तक ही उस ऑर्गेनिज्म के अंदर में ग्रोथ होगा, ठीक है। और उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उस ऑर्गेनिज्म के अंदर में ग्रोथ होना बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स को ही देखो, एक पॉइंट तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद ग्रोथ तो खत्म हो जाती है। कोई एनिमल है उसके बाद ग्रोथ खत्म हो जाती है, या प्लांट्स में भी देखोगे तो ग्रोथ खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। अब determinate or indeterminate growth, ठीक है। now because both living and non living organism exhibit growth so it can not be taken as defining property, जो मैंने आपको पहली लाइन में पढ़ाया था, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के अंदर में तुम्हारा जो ग्रोथ होता है वो दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं बोल सकते, ठीक है। क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो रहा है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो रहा है, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोगैनी इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। कोई भी न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना, किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब अपने टाइप का एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल बनाना, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी बोलोगे कि ग्रोथ में तो मैम आपने बोला था कि लिविंग नॉन लिविंग दोनों के बीच में होता है इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते, बट रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग में नहीं हो रहा है, तो फिर रिप्रोडक्शन को क्यों हम लोग नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं, क्योंकि देर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि म्यूल्स हो गए, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स ही भी हैं, वर्कर बीज भी हैं। बीज की कम्युनिटी देख, अगर बीज के बारे में कहीं पढ़ा होगा तो जो क्वीन बी होती है ना, सिर्फ वही रिप्रोड्यूस कर सकती है, और जितने भी मेल वर्कर बीज होते हैं वो सारे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
Now, so the reproduction also cannot be taken as defining characteristics of living organisms. इसी वजह से reproduction को भी हम लोग defining characteristics नहीं बोल सकते living organisms का. Now, reproduction दो टाइप की होती है, आपको पता ही है, asexual reproduction and sexual reproductions. ठीक है, दो टाइप का reproduction हो गया. reproduction में, asexual reproduction में क्या हो गया कि reproduction in which gametic fusion और fertilization and meiosis are not involved. ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज नहीं कर रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मियोसिस नहीं हो रहा है, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स में होता है, तो 4 टाइप्स में होगा. या तो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होगा, जैसे कि मैंने आपको एल्गा और फंगाई में पढ़ाया था, या बडिंग के थ्रू होगा, जैसे ईस्ट और हाइड्रा में हो गया. मतलब ये प्लांट बॉडी है, उसके ऊपर एक ये बड का फॉर्मेशन हो गया, ये बड कुछ टाइम बाद यहाँ से डिटैच हो गया और ये बड एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया. ठीक है, तो या तो बडिंग के थ्रू होगी, जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा में होती है. देन कमिंग ऑन फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि फिलामेंटस एल्गा वगैरह फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है. ये तो हर बार मैंने पढ़ाया है आपको. मान लो ये एल्गा का फिलामेंट है, ये यहाँ से ब्रेक हो गया, हर एक फ्रेगमेंट, या फंगाई में भी होता है. तो हर एक फ्रेगमेंट जो होता है वो नया इंडिविजुअल बना देता है. तो ये भी एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का. द फोर्थ वन इज ट्रू रीजनरेशन. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रीजनरेट करते हैं अपने लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी से और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. जैसे कि प्लेनेरिया, मान लो कि ये प्लानेरिया है. ठीक है, तो इसका कोई बॉडी पार्ट टूट के लॉस्ट हो गया. ठीक है, तो ये लॉस्ट बॉडी पार्ट जो है ये रीजनरेट कर जाएगा और एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना देगा. ठीक है, अब ट्रू रीजनरेशन में भी एक और टाइप की, एक और स्यूडो रीजनरेशन होती है. उसमें क्या होता है कि फॉल्स रीजनरेशन में, जैसे लीजर्ड वगैरह है या स्टारफिश वगैरह है, उनका बॉडी पार्ट जब कट के गिर जाता है, कभी छिपकली को भी देखोगे, उसका अगर पूंछ कट जाता है तो वो नया टेल बन जाता है उसका. ठीक है, फिर से रीजनरेट कर लेते हैं. स्टारफिश में भी वैसे ही है, ऑक्टोपस में भी वही चीजें हैं. ठीक है, तो ये होता है फॉल्स रीजनरेशन. और ट्रू रीजनरेशन में क्या होगा प्लानेरिया वगैरह में, कि एक नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाएगा. नाउ, हाँ यहाँ देखो, रीजनरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ओनली द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिपेयर्ड और रीगेन. ठीक है, सिर्फ जो लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है सिर्फ उसी को रिपेयर कर पाओगे या रीगेन कर पाओगे. इस टाइप ऑफ रीजनरेशन को हम लोग बोलते हैं एपीमॉर्फोसिस टाइप. ठीक है, और दूसरा था हमारा मॉर्फोसिस टाइप. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन विच गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन ऑल्सो टेक प्लेस टू फॉर्म प्रोगैनी इज कॉल्ड अ सेक्सुअल. मतलब कि गैमीट फ्यूज कर रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है. ठीक है, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ मूविंग ऑन, मेटाबॉलिज्म. अब यहाँ से हमारी क्या शुरू हो रही है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म किसको बोलेंगे हम लोग, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. यानी कि जितना भी केमिकल रिएक्शन एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर होता है, उन सारे केमिकल रिएक्शंस का जो सम टोटल होगा उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. ठीक है, या तो एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म हो. ठीक है, लेकिन सारे केमिकल रिएक्शंस के सम टोटल को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. मेटाबॉलिज्म कितने टाइप्स का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म हो गया हमारा वो जिसमें एडिशन होता है, और कैटाबॉलिज्म हो गया यानी कि डिस्ट्रक्शन प्रोसेस, यानी कि डिस्ट्रक्शन होता है उसमें. ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या तो वो यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर हो, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होती ही होती है. ठीक है, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर हो, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होगी. कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो मेटाबॉलिज्म. इसीलिए मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, क्योंकि इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है. ठीक है, यूनिसेलर टू मल्टीसेलर हर ऑर्गेनिज्म कर रहा है, नॉन लिविंग बीइंग नहीं कर रहा है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं हो रही है इसके अंदर. ठीक है, अब ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगाई हैं या माइक्रोब्स हैं, सब क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं. एवरीबॉडी, चाहे वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारा मोनेरा बैक्टीरिया ही क्यों ना हो. ठीक है,
नाउ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वी ऑल नो दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल जो होता है हमारा फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है लाइफ का, किसी भी इंडिविजुअल का। नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड एज यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर वो सिंगल सेल का बना हुआ है तो उसको यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। organisms while other like us composed of many cells are called multicellular। अगर हमारी तरह ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई प्लांट की तरह है तो उसको मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाउ एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। अगर एक सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है तो उसको लिविंग मानते ही नहीं है हम लोग, ठीक है। Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism, ठीक है। इसीलिए सेल को हम लोग फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट भी है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है हमारा, और फंक्शनल यूनिट भी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कॉन्शियसनेस, ठीक है। नाउ पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारा, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? देखो, एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई इज कॉल्ड कॉन्शियस। मतलब हमारे सराउंडिंग में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसको सेंस कर पाना और उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, रिएक्ट कर पाना इज नोन एज कॉन्शियसनेस, ठीक है। Now we sense these physical, chemical और biological stimuli through our sense organs। यानी कि जितने हमारे पास जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उसके बेसिस पे हम लोग जितने भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलाई प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में उसको सेंस कर पाते हैं, ठीक है। इवन प्लांट्स जो होते हैं, जो स्टैटिक होते हैं मोटा, वो भी सेंस कर पाते हैं, और वो भी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि लाइट, वाटर या टेम्परेचर है या मान लो पॉल्यूटेंट्स है, उनको सेंस करके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर भी कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। Now, all organisms from the prokaryotes to complex eukaryotes show consciousness to environmental cues, ठीक है। अगर वो एक मोनेरा ही क्यों ना हो, वो भी मान लो प्रोकैरियोटिक आकी बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, वो भी कॉन्शियसनेस शो करेगा, या फिर हमारे जैसा कोई कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी क्यों ना हो वो भी कॉन्शियसनेस शो करता है, ठीक है। अब सेल्फ कॉन्शियस, देखो कॉन्शियसनेस सबके अंदर होती है, ठीक है, लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस टिश्यू है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर मिलती है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी किस चीज को बोलेंगे? जितने नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पे उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ स्पीशीज जिसको हम लोग जानते हैं या जो डिस्क्राइब्ड है, कितने 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज आर नाउ नोन टू अस, जबकि इनके अलावा देयर आर स्टिल सो मेनी मिलियन ऑफ स्पीशीज जो कि अभी अननोन है, जिसको साइंटिस्ट डिस्कवर नहीं कर पाए। स्टिल 1.7 एंड टू 1.8 मिलियन स्पीशीज आर नोन टू अस, ओके। मूविंग ऑन टू, जब डाइवर्सिटी पढ़ोगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी आती है, सिस्टमैटिक्स। तो व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? तो सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सिस्टमैटिक क्या होती है? डिफरेंट टाइप काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना, उसके डाइवर्सिटीज के बारे में स्टडी करना और उसका रिलेशनशिप अमंग देम, ठीक है। यानी कि दो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच का जो रिलेशनशिप होगा उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप अमंग देम, ओके। नाउ सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स बेसिकली किस चीज पे बेस्ड होता है? तो टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ में जितनी भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आई
ठीक है, इवोल्यूशन होते होते वो कहाँ तक गया उसके बारे में बेसिकली स्टडी करना इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब एक और वर्ड आई नियो सिस्टमैटिक्स। जब सिस्टमैटिक्स आया तो जूलियन हक्सले ने एक वर्ड दिया हमें विच इज नोन एज नियो सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो नियो सिस्टमैटिक्स क्या होता है कि नियो सिस्टमैटिक्सली बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है सिस्टमैटिक्स का, जिसके अंदर हम लोग टैक्सोनॉमिक एफिनिटी बनाते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, मतलब किसी इंडिविजुअल का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, देखो सिस्टमैटिक्स में क्या होता था, सिर्फ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के बीच में देखते थे, लेकिन जब नियो सिस्टमैटिक्स जूलियन हक्सले ने दिया 1940 में, तो उसमें उसके बाद हम लोग क्या देखते थे, सिस्टमैटिक्स, नियो सिस्टमैटिक्स वो सिस्टमैटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी देखते हैं ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, नाउ व्हाट इज टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या है, तो द टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय एपी डी कैंडोले। ठीक है, इसको याद रखना, एपी डी कैंडोले ने टर्म टैक्सोनॉमी दिया था। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी में बेसिकली चार जो बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी है वो क्या क्या है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। ठीक है, ये चार प्रोसेसेस है जो कि बेसिक है टेक्सोनॉमी के। ठीक है, अब ये चार प्रोसेसेस क्या क्या है, तो दीज आर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब दो टाइप की टेक्सोनॉमी होती है, एक होता है हमारा कीमोटेक्सोनॉमी, एक होता है केमोटेक्सोनॉमी, सॉरी कीमोटेक्सोनॉमी एंड साइटोटेक्सोनॉमी। ठीक है, तो साइटोटेक्सोनॉमी क्या होती है, जो साइटोलॉजिक पे बेस्ड हो किसी भी ऑर्गेनिज्म के, और कीमोटेक्सोनॉमी होती है उसके केमिकल स्ट्रक्चर पे जो बेस्ड होगी वो। साइटोलॉजी क्या होगा, यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, और केमिकल हो गया उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो दो टाइप्स की टेक्सोनॉमी क्या क्या हो गई, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी हो गई हमारी जो साइटोलॉजी पे बेस्ड है, एंड कीमोटेक्सोनॉमी हो गई जो केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड है इंडिविजुअल के। ठीक है, अब देखो टैक्सोनॉमी में मैंने बताया था कि चार बेसिक्स होते हैं टैक्सोनॉमी के, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। तो कैरेक्टराइजेशन क्या होती है, पहला कैरेक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली कैरेक्टराइजेशन इट इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बेसिकली कैरेक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है ये, उनके कैरेक्टर्स के बारे में ये अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, इनकी नाउ इनके कौन कौन से कैरेक्टर्स पे हो गई, जैसे कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटमी क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है सेल का, यानी कि उनकी साइटोलॉजी क्या है, उनका डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या, यानी कि उनकी एम्ब्रियोलॉजी क्या, और उनका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि उनकी इकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासिफाई करते, कैरेक्टराइज करते हैं, वो किन किन क्राइटेरिया पे करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म, उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटमी देखते हैं, उनका साइटोलॉजी देखते हैं, उनकी एम्ब्रियोलॉजी देखते हैं, और उनकी इकोलॉजी देखते हैं। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिजम्स की ये चार चीजें देखी जाती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टराइजेशन की इन्हीं चार क्राइटेरिया पे की जाती है। ठीक है, ना सेकेंड वन इज योर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, basically it is the correct description of organism to determine the exact place or position in taxonomic arrangement। ठीक है, अब उसके बारे में उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मतलब कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो उसका क्या होता है कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन किसी ऑर्गेनिज्म का हमको देखने का जरूरत है, ताकि उसका एग्जैक्ट प्लेस और पोजीशन डिटरमाइन कर पाए हम लोग, कि अगर हम टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसमें वो ऑर्गेनिज्म कहाँ लाई करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर्पस के लिए उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसके बारे में करेक्ट डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है हमारे पास, तभी तो हम लोग डालेंगे कि ठीक है ये ऑर्गेनिज्म मोनेरा में आएगा या ये ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में आएगा। ठीक है, अब आती है क्लासिफिकेशन की बारी। ठीक है, अब उनका कैरेक्टर्स जान लिया, उनको आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि उनको एक ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, जिनके साथ उनकी फीचर्स मैच होते हो। ठीक है,
It is the placing of an organism or a group of organism into convenient categories based on easily observable characteristics. यानी कि उनका जो easily observable characteristics होगा उसके basis पे उसको उसके convenient category के accordingly place करेंगे उस organism को. ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया हमारा, कैरेक्टराइजेशन हो गया और क्लासिफिकेशन हो गया. ठीक है, चौथी चीज जो बचती है वो है हमारा नॉमेनक्लेचर. ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है हमारा? द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world is called nomenclature. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना इस तरीके से कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया में एक ही ओवर द वर्ल्ड, मतलब तुम दुनिया के किसी कोने में चले जाओ उस ऑर्गेनिज्म को उसी नाम से जाना जाएगा, इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर. ठीक है, नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन क्या हो गई? द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज known by the same name all over the world is called nomenclature. ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाएगा. ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर में क्या होता है? जो नाम होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के वो दो टाइप्स के होते हैं. ठीक है, एक होता है वर्नाकुलर नेम्स, दूसरा होता है साइंटिफिक नेम. जैसे हमारे भी होते हैं, स्कूल नेम्स अलग होते हैं और पेट नेम्स अलग होते हैं. सेम वे वर्नाकुलर नेम्स जो होता है वो कॉमन नेम्स होता है. ठीक है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में उस स्पीशीज को कौन से नाम से बुलाया जाता है. अब देखो इंडिया में हम लोग आम बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं, बट ओरिजिनली उसका साइंटिफिक नेम तो मैग्निफेरा इंडिका है ना. तो उसी तरीके से अब उसी आम को अगर दूसरे जगह जाओगे तो तुम लोग कुछ और बोला जाता है उसको. ठीक है, तो वर्नाकुलर नेम वो होता है कि कॉमन नेम्स होता है किसी ऑर्गेनिजम्स का जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं. ठीक है, और साइंटिफिक नेम वो नेम होता है किसी ऑर्गेनिज्म का जो कि वर्ल्ड वाइड सेम होता है. ठीक है, नाउ व्हाट इज साइंटिफिक नेम? These are the names given to the organism by biologists based on universally accepted principles and criteria. ठीक है, सारे क्राइटेरियाज और प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, ठीक है, जब बायोलॉजिस्ट सारा प्रिंसिपल रूल क्राइटेरिया देख के जब किसी ऑर्गेनिज्म को कोई नाम देते हैं तो उस नाम को हम लोग साइंटिफिक नेम बोलते हैं. ठीक है, नाउ scientific names ensure that each organism has only one name. ठीक है, साइंटिफिक नेम हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही होता है. ठीक है, नाउ डिस्क्रिप्शन of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्रिप्शन किया गया है तो दुनिया के किसी पार्ट में कोई भी आदमी प्रेजेंट हो तो ही विल कम टू अ पर्टिकुलर नेम. ओके, तो दैट इज योर साइंटिफिक नेम. Now, to accomplish this, certain international codes have been established. These codes are basically एक set of rules है जिसको हम लोग international codes बोलते हैं. These international codes are nothing but a set of rules. ठीक है, ICBN which means International Code for Botanical Nomenclature. ठीक है, इसके अंदर कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स. आईसीबीएन के अंदर क्या है कि प्लांट्स को कैसे साइंटिफिक नेम देना है या प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है उसके रिगार्डिंग सारे रूल्स प्रेजेंट है. ठीक है, और आईसीजेडएन जो है हमारा वो है इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. उसके अंदर क्या है? कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल्स. ठीक है, उसके अंदर एनिमल्स को आईसीजेडएन के अंदर करते हैं और आईसीबीएन के अंदर हम लोग प्लांट्स को करते हैं. ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं जो नॉमेनक्लेचर देता है. ठीक है, now moving on to the बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर. ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? तो नाम से ही समझ आ रहा है, दो नाम. बाय मीन्स टू, विच मीन्स कि बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में दो नाम होंगे. ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लीनियस. ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर हमें किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने दिया था. ही प्रपोज साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक स्पीशीज ऑफ स्पीशीज प्लांटरम. ठीक है,
जो कार्लस लीनियस थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्पीशीज प्लांटरम, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या की थी, प्लांट्स की साइंटिफिक नेमिंग की थी। देखो ये फर्स्ट कॉपी है स्पीशीज प्लांटरम का, ठीक है, जो कि फर्स्ट में 1753 को पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये कार्लस लीनियस ने दिया था स्पीशीज प्लांटरम, जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने प्लांट्स की नेमिंग की थी ना। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, मतलब एक ऐसा नाम दिया जाना जिसके अंदर की दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, जैसे हमारा भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है ना, तो दो कंपोनेंट्स है ना, सेम वे इनका भी नेमिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में वो होता है कि एक नाम देना जिसके अंदर की दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, ठीक है। ना व्हाट आर दीज टू कंपोनेंट्स, ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर है वो क्या क्या है, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, ठीक है। जेनरिक नेम हो गया हमारा जीनस और स्पेसिफिक नेम है हमारा स्पीशीज, ठीक है। जेनरिक नेम यानी कि जीनस नेम और स्पेसिफिक नेम मींस स्पेशीज। ना फॉर एग्जांपल देखो मैग्नीफेरा इंडिका लिनन, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैग्नीफेरा देख रहे हो ये इसका जीनस नेम है, ठीक है, फॉलोड बाय इंडिका, ठीक है, जो कि इसका स्पीशीज नेम है। और जो एंड में लीनन देख रहे हो ये एब्रिविएशंस होता है, ठीक है, दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, ठीक है। तो जिस साइंटिस्ट ने दिया होगा वो नाम, उसका एब्रिविएशन उसके दो कंपोनेंट के नाम के बाद लगाते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब पूरा नाम नहीं लिखते, उसका एब्रिविएशन लगाते हैं। जैसे यहाँ पे कार्लस लीनियस ने जो जो नाम दिया था उसके लिए हम लोग लिनन लगाते हैं, सेम वे दूसरे साइंटिस्ट का भी वैसे ही लगाते हैं, ठीक है। Now there are certain universal rules of nomenclature, ठीक है, कुछ यूनिवर्सल रूल्स है जो हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं नॉमनक्लेचर करने के लिए, ठीक है। अब जो बायोलॉजिकल नेम्स है वो जनरली लैटिन में होते हैं और लिखे वो इटैलिक्स में जाते हैं, मतलब नाम जो रखा जाता है जैसे मैग्नीफेरा है, इंडिका है, ये सब लैटिन डिराइव्ड नेम्स है, ठीक है, ये सब लैटिन वर्ड्स में रखा जाता है उनके बायोलॉजी, लेकिन जब लिखते हैं उनको तो उनको हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है, यानी कि जो कैलीग्राफी करोगे वो उसकी बेसिकली इटैलिक्स होती है, ठीक है, जैसे मैग्नीफेरा लिखा तो उसको हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। नाउ they are latinized or derived from latin irrespective of their origin, ठीक है, doesn't matter कि वो कहाँ मिला, मान लो अगर वो इंडियन स्पीशीज भी है, कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज है जो सिर्फ इंडिया में मिल रहा है, ठीक है, तो भी उसका जब साइंटिफिक नेम दिया जाएगा ना तो उसको लैटिन नेम ही दिया जाएगा, डजेंट मैटर कि वो साउथ अफ्रीका में हुआ है या इंडिया का ओरिजिनेटेड है, ठीक है, उनको लैटिनाइज्ड ही किया जाता है। नाउ ये तो हो गया पहला रूल कि लैटिन में बायोलॉजिकल नेम होगा और लिखा इटैलिक्स में जाएगा, डजेंट मैटर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। अब जो पहला वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और जो दूसरा नेम होगा वो डेनोट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हमने स्पीशीज नेम लिख दिया और फिर हमने जीनस नेम लिखा, मतलब कि इंडिका पहले नहीं लिख सकते हैं और फॉलोड बाय मैग्नीफेरा, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, पहले मैग्नीफेरा आएगा और फिर इंडिका आएगा, मतलब जीनस नेम हमेशा पहले आएगा और स्पीशीज नेम हमेशा बाद में आएगा। नाउ बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ठीक है। अब लैटिन नाम तो है बट आपको बताना है कि वो लैटिन नेम है, तो अगर किसी शीट पे प्रिंट कर रहे हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखना होगा हमको, ठीक है, और अगर हैंड रिटन लिख रहे हैं तो सेपरेट अंडरलाइनिंग होगी। ऐसा भी नहीं कर सकते हम लोग कि मैग्नीफेरा इंडिका एक जगह लिख दिया और एक ही लाइन में कंटिन्यूअस लाइन में इंडिकेट कर दिया, नहीं, मैग्नीफेरा लिखे इसको अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका फिर सेपरेटली अंडरलाइंड होगा, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड रूल। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ रूल, द फर्स्ट डिनोट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, ठीक है, starts with a capital letter while the specific epithet starts with a smaller letter, मतलब मैग्नीफेरा इंडिका में एम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा और इंडिका जो स्पीशीज नेम है उसका आई हमेशा स्मॉल से इंडिकेट होगा, ठीक है, एम कैपिटल, जीनस नेम का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा और इंडिका का जो पहला लेटर होगा वो, स्पीशीज का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। इट कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैग्निफिका इंडिका, एज आई टोल्ड यू एम कैपिटल होगा और आई जो होगा वो स्मॉल होगा। नाउ अब
पांचवा क्या कहता है, द नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म आफ्टर द स्पेशीज एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इट इज प्रिंटेड इन रोमन। ठीक है, अभी समझ आया मैंने क्या क्या अभी जो मैंने बताया था, जो मैग्नी फेरा इंडिका लिखा, इसके लास्ट में क्या होगा कि साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे और वो भी पूरा नाम नहीं लिखते, उनका एब्रिवेशन लिखते। ठीक है, तो जब अगर प्रिंट करोगे तो मैग्नीफेरा इंडिका को इटैलिक्स में प्रिंट करना है और लिनिन को रोमन में प्रिंट करना है। ठीक है, ये कहता है हमारा रूल नंबर 5। तो दीज आर द 5 यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। Now, what are the advantages of binomial nomenclature? ठीक है, तो सबसे पहली एडवांटेज ये है कि द बायोलॉजिकल नेम्स आर सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर तुम उस नाम से उस स्पीशीज को मांगोगे तो तुमको मिल जाएगा, अदरवाइज अगर उसका वर्नाकुलर नेम जाकर के बोलोगे, कहीं कॉमन नेम बोलोगे, तो हो सकता है कि वहां के लोग उसको उस नाम से नहीं जानते, कुछ और नाम से जानते, लेकिन साइंटिफिक नेम तो इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सेम। So, the biological names are small all over the same all over the world. They are definite and accepted universally. वो फिक्स्ड होता है, ऐसा नहीं होता है कि आज इसका नाम ये रखा, कल को उसका नाम मन किया तो चेंज कर दिया, नहीं। दिस इज एथिकली नॉट पॉसिबल। वो हमेशा एक डेफिनेट होता है, अगर किसी का नाम एक चीज रखा गया तो वो रखा गया। ठीक है, और ये जो नेम्स होते हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। कोई ये चीज नहीं बोल सकता कि नहीं आई डोंट लाइक दिस नेम तो ये आई वोंट एक्सेप्ट दिस नेम, नहीं। जो उस बायोलॉजिस्ट ने रख दिया अगर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम, तो इट शुड बी एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। ओके, now all new discovered plants and animals can be named, classified and described easily। ठीक है, अब जितने भी नए नए प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म हमको मिलते जाएंगे तो उनको डिस्क्राइब करना है, क्लासिफाई करना बहुत इजी हो, क्योंकि हमारे पास सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है, सर्टेन सेट ऑफ क्राइटेरियाज है, हमें पता है उनको क्लासिफाई कैसे करना है। ठीक है, तो these are the advantages of binomial nomenclature। coming on to the taxonomic categories। ठीक है, अभी टेक्सोनॉमी पढ़ लिया, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं पढ़ लिया, अब आती है बात टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनिजम्स इन अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हियाची। ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टमैटिक वे में एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको हम लोग टेक्सोनॉमिक हियाची बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, जैसे तुम्हारा किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, ठीक है, सबसे छोटा यूनिट हो गया तुम्हारा स्पीशीज, जीनस। ठीक है, तो इन ये सब है तुम्हारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, उसको हम लोग टेक्सोनॉमिकल हियाची बोलते हैं। बेसिकली ये कार्लस लीनियस ने प्रपोज किया था। ठीक है, नाउ ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सॉन, प्लूरल फॉर्म में उसको टेक्सा बोलते हैं। ठीक है, जितना भी कैटेगरी है, जो 7 कैटेगरीज है, ठीक है, हर एक कैटेगरी एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है और एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, या फिर उसको कॉमनली बोलोगे तो एक टेक्सा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, now there are 7 main taxonomic category, each rank or taxon in fact represent a unit of classification, I told you। now there are 7 main taxonomic categories, they are called obligate categories, that is they are strictly used at the time of any इन जो 7 कैटेगरीज है इनको हम लोग ऑब्लिगेट कैटेगरीज बोलते हैं। इनके अलावा बाकी अगर सब डिविजन करना है, जैसे कि सब क्लास या सब फाइलम बनाना है, तो वो अलग बात है, लेकिन ये जो 7 होते हैं इनको ऑब्लिगेट कैटेगरीज माना जाता है, विच मीन्स कि इनको किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर क्लासिफाई करना है तो इसको यूज करना ही करना है, आपको इन 7 कैटेगरी के अकॉर्डिंगली ही उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये 7 कैटेगरीज में पहली कैटेगरी हमारी क्या आती है, स्पीशीज। नाउ द टर्म स्पीशीज वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय जॉन रे, जॉन रे ने ये वर्ड दिया था टर्म स्पीशीज। नाउ टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज। ठीक है, एक टैक्सोनॉमिक स्टडी में कंसिडर करते हैं कि अगर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है तो उनको एक स्पीशीज के अंदर रखते हैं। ठीक है,
Now, two species can be distinguished on the basis of distinct morphological differences. दो दो स्पीशीज को हम लोग अगर डिस्टिंग्विश करने जाएं तो उनका मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेसिस पे उसको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इट इज द लोएस्ट टेक्सॉन और कैटेगरी इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे छोटा जो यूनिट होता है, या जो तुम्हारा रैंक बोल लो या फिर उसको टेक्सॉन बोल लो, वो जो होता है हमारा, वो स्पीशीज होता है, ठीक है। अब जब स्पीशीज से ऊपर उठेंगे तो क्या आएगा हमारा, जीनस। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्पीशीज। नाउ देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ स्पीशीज: सिम्पैट्रिक स्पीशीज, एलोपैट्रिक एंड सीबलिंग स्पीशीज। सिम्पैट्रिक स्पीशीज कौन से स्पीशीज होते हैं, तो द स्पीशीज इनहेबिटिंग अ सेम ज्योग्राफिकल एरिया, उसको हम लोग सिम्पैट्रिक स्पीशीज बोलते हैं। जैसे कि जो स्पीशीज अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मिल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग सिम्पैट्रिक स्पीशीज बोलेंगे, ठीक है। जो स्पीशीज सिर्फ एक सेम जोग्राफिकल एरियाज में जो स्पीशीज मिलते हैं, उनको हम लोग सिम्पैट्रिक स्पीशीज बोलते हैं। और एलोपैट्रिक क्या हो गया, कि जो स्पीशीज डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में मिलते हैं। मान लो कि अगर कोई स्पीशीज हमको अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मिल रहा है, वही स्पीशीज मेरे को तुम्हारा सुंदरबन डेल्टा में मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलोपैट्रिक स्पीशीज, ठीक है। द स्पीशीज इनहेबिटिंग इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। मूविंग ऑन टू द सीबलिंग स्पीशीज, ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर एंड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विच कैन नॉट इंटरब्रीड बट इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स अलोन, ठीक है। ऐसे स्पीशीज को हम लोग सीबलिंग स्पीशीज बोलते हैं, जो कि काफी क्लोजली रिलेटेड होते हैं आपस में, ठीक है। मतलब वो आपस में ब्रीड तो नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, लेकिन उनको सेपरेट कर पाना वो बहुत, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, उनकी अगर एनाटमी देखेंगे, अगर उनका हम लोग साइटोलॉजी देखेंगे तो उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट सिर्फ आउटर अपीयरेंस देख करके, उनकी सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख करके हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गई तीन टाइप्स की स्पीशीज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज जीनस, ठीक है। पहले स्पीशीज आया, फिर आएगा जीनस, ठीक है। तो जीनस किसको बोलते हैं हम लोग, नाउ जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा, ठीक है। अब क्या होता है कि जीनस जो होता है, जीनस जो कंप्राइज करता है एक रिलेटेड ग्रुप ऑफ, मतलब एक जीनस के अंदर ढेर सारे स्पीशीज आते हैं, ठीक है, जिनके अंदर की ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स है इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। दूसरे जेनरा के स्पीशीज के कंपैरिजन में इन सारे स्पीशीज के अंदर ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स है, तो इनको एक जीनस में रख दिया हमने, ठीक है। नाउ जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जेनरा जो होता है हमारा, वो एग्रीगेट होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलैनम, ठीक है। अब देखो, आलू कैसा दिखता है, बैंगन कैसा दिखता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज। मतलब पोटैटो एक दूसरे स्पीशीज को बिलोंग करता है, बैंगन एक दूसरे स्पीशीज को बिलोंग, लेकिन दोनों के अंदर काफी क्लोज कैरेक्टर्स था, तो उसको एक जीनस के अंदर रखे, जिस जीनस को हमने बोला सोलेनम, ठीक है। उसी तरह लायन है, जिसको हम लोग पैंथेरा लियो बोलते हैं, लेपर्ड है जिसको पैंथेरा पैरडस बोलते हैं, और टाइगर जिसको कि पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स है, ठीक है। जिस ये देखो, इनकी स्पीशीज अलग अलग है। लायन लियो स्पीशीज को बिलोंग करता है, लेपर्ड हमारा पैरडस स्पीशीज को बिलोंग करता है, टाइगर हमारा टिग्रिस स्पीशीज को बिलोंग करता है, लेकिन इन सब का जो तुम्हारा जीनस है वो सेम है, विच इज पैंथेरा, ठीक है। तो इसी तरीके से जीनस जो होता है वो अलग अलग
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज को कंस्टिट्यूट करता है। अब जीनस से जब ऊपर उठेंगे, देखो सबसे पहले आ गया तुम्हारा स्पीशीज, फिर आया जीनस, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो तीसरा क्या आएगा, हमारा आएगा फैमिली। ना फैमिली क्या है, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, यानी कि देखो जीनस में क्या हो रहा था, एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज मिल रहे थे, ठीक है। अब फैमिली में क्या होगा कि एक ग्रुप ऑफ जीनस मिलेगा, ठीक है, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। इसके अंदर थोड़ी सिमिलैरिटीज कम मिलेगी, जैसे जैसे अब ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सिमिलैरिटीज घटती जाएगी दो इंडिविजुअल, मतलब दो स्पीशीज या दो जीनस के अंदर में, ठीक है। Now, family are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. ठीक है, प्लांट में उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सारे फीचर्स को देख करके बनाया जाता है प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, अब प्लांट्स में एग्जाम्पल ले लो, तीन डिफरेंट डिफरेंट जेनरा है, सोलेनम हो गया, पेटूनिया हो गया और धतुरा हो गया, ठीक है। लेकिन ये सब जो होता है एक ही फैमिली के अंदर आता है, विच फैमिली इज सोलेनेसी, ठीक है। यानी कि ये जो तीन जीन्स हैं, सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा, ये सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, फैमिली सोलेनेसी को, ठीक है। अब अगर एनिमल्स में एग्जांपल देखोगे तो पैंथरा हो गया, जिसके अंदर की टाइगर, लायन, लेपर्ड मिल रहे थे, उनको किसके साथ रखा गया, उनको फेलिस के साथ रखा गया, ठीक है। एक फैमिली फेलिडी बनाई गई, उसके अंदर उनको सेम फैमिली में रहते हैं वो, ठीक है। अब फैमिली से ऊपर उठेंगे तो ऑर्डर आएगा, ठीक है। बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर इज द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। देखो ऑर्डर क्या हो गया कि फैमिली की असेंबलीज है, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, सिमिलैरिटीज घट रहे हैं, ठीक है। अब प्लांट फैमिलीज जैसे कि कॉन्वोवुलेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियालिस, ठीक है। पॉलीमोनियालिस के अंदर कौन कौन सी फैमिलीज आ गई, कॉन्वोवुलेसी आ गई और सोलेनेसी आ गई, ठीक है। मेनली इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे रखा जाता है इनको इस ऑर्डर में। जैसे मान लो कि इन सब के अंदर चार फ्लोरल वूल्स मिलेंगे, ठीक है। इनका जो तुम्हारा लीफ स्ट्रक्चर है, इनका फ्लावरिंग पैटर्न क्या है, कौन से सीजन में फ्लावर करते, तो एक दो मतलब वेरी फ्यू कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्डर डिस्क्राइब किया जाता है ना। द एनिमल्स ऑर्डर जैसे कि कार्निवोरा हो जाता है, उसके अंदर कैट की फैमिली भी आती है, डॉग की फैमिली भी आती है, उसके अंदर लायन की भी फैमिली आती है, कार्निवोरा के अंदर इन सबकी फैमिली आती है, ठीक है। अब जब ऑर्डर से ऊपर आएंगे तो आता है क्लास, ठीक है। इट इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स। अब क्लास में क्या हुआ कि असेंबलेज ऑफ ऑर्डर्स हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स, जैसे कि ऑर्डर प्राइमाटा हो गया, जिसके अंदर की मंकी, गोरिल्ला, गिबन, सबको सबकी फैमिली को रखा, ठीक है। एंड इज प्लेस्ड इन क्लास मैमिलिया अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा, इंक्लूड्स टाइगर, कैट एंड डॉग, ठीक है। अब ऑर्डर प्राइमाटा और जो ऑर्डर कार्निवोरा है उसको किसके अंदर रखा हमने, क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया है मान लो, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर्स को हमने रखा, इसके अंदर रखा हमने ऑर्डर प्राइमाटा को, जिसके अंदर की मंकी वंकी आते हैं, मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स। और दूसरा ऑर्डर हो गया हमारा कार्निवोरा, जिसके अंदर टाइगर, कैट्स और डॉग्स आते हैं। इन सबको एक क्लास के अंदर रखा जिसका नाम था मैमेलिया, ठीक है। मूविंग ऑन टू फाइलम, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर आएंगे, आई टोल्ड यू कैरेक्टरिस्टिक्स कम होते जाएंगे, तो दीज आर द क्लासेस हैविंग सेम फीचर्स इन कॉमन कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम, ठीक है। अब इनके अंदर जो सेम कुछ क्लासेस जिसके अंदर सेम फीचर्स होंगे इन कॉमन, उनको हम लोग अलग अलग फाइलम में रखेंगे। जैसे कि फाइलम कॉर्डाटा इंक्लूड्स क्लासेस लाइक फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, विद द कॉमन फीचर्स। अब इसके अंदर क्या क्या, फाइलम कॉर्डाटा के अंदर क्या क्या आ गया, फिश हो गया, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, सब आ गए। कॉमन फीचर्स क्या देखा गया, इनका दो ही फीचर देखा गया, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड्स और प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। मतलब अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो ये इस फाइलम कॉर्डाटा में प्लेस हो गया जितने स्पीशीज हैं, और अगर उनका डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है तो उनको फाइलम कॉर्डाटा के अंदर गया, बस ये दो बेसिस पे देख करके, ठीक है।
नाउ लास्ट वन इज योर किंगडम। ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स बिलोंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। किंगडम कितने हैं अपने, जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, 5, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई एंड प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो किंगडम प्लांटी इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स, ठीक है। जितने भी प्लांट्स आते हैं वेरियस डिविजन्स के, उनको हम लोग किंगडम प्लांटी के अंदर रखते हैं। लास्ट वीक पढ़ाया मैंने आपको। Now, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing. मैंने बताया species में सबसे ज्यादा होंगे, फिर genus आएगा, कुछ कम होगा उससे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फिर फैमिली में कुछ और कम जाएंगी कैरेक्टर्स, क्लास में थोड़ी और कमेंगी, ऑर्डर में थोड़ा और कमेगा, फिर फाइलम में और कम। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। एंड लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन्स। जितना लोअर लेवल का टैक्सा होगा, यानी कि स्पीशीज सबसे लोअर लेवल है, तो उसमें कैरेक्टर्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे किसी भी मेंबर्स जो उस टैक्सॉन को शेयर कर रहे हैं, जितने भी मेंबर्स, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। ओके मालिनी, इट मस्ट बी अ क्लीच फॉर यू, बट मेरा सेशन एंड नहीं हुआ था। ओके, एनीबडी एनी डाउट इन दिस चैप्टर? Anybody any doubt in this chapter, like Malini, Deepika? Do you people have any doubt in this chapter? Okay, Deepika. Okay guys, तो we'll end this session here only. Next botany lectures होगी आपकी फ्राइडे और सैटरडे को, ठीक है। फ्राइडे और सैटरडे को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2 क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग आई स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वो नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगी। एंड देन विल स्टार्ट विद द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू ऑल।